कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के अलग अलग कोनों से, जहां स्पेन के गुप्त एजेंट अपनी पहचान छुपाकर मिशन पर तैनात थे। न्यूयॉर्क हो, बैंकॉक हो, पनामा हो या टोक्यो, हर जगह कातिल उनका पीछा कर रहे थे। फिर अचानक एक एक करके इन सब को बेरहमी से मारा जाने लगा। अब इस खौफनाक सिलसिले की गूंज मैड्रिड में मौजूद स्पेन की खुफिया संस्था CNI के ऑफिस तक भी पहुंच जाती है और वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। संस्था की एक बड़ी ऑफिसर एलेना जब फाइल्स चेक करती है तो उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता है। फिर वो गुस्से में एक फाइल मेज पर पटकते हुए कहती है, मैं समझ गई, ये सब पुराने ऑपरेशन सिएनागा से जुड़ा है। हमारे 5 में से 4 एजेंट मारे जा चुके हैं। अब मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना 5वां एजेंट भी मारा जाएगा। फिर वो फैसला करती है कि वो इस डर को आम जनता तक नहीं पहुंचने देगी। फिर वो अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि मैं इस पूरे मामले को एक आतंकवादी हमले का नाम देकर पूरी तरह से दबा दूंगी, लेकिन मुझे सच्चाई जानने के लिए अपने सबसे काबिल एजेंट की जरूरत है। और वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि इयागो था, जिसको सब लोग एजेंट जेटा के नाम से जानते हैं। लेकिन एक मसला था, जेटा इस वक्त गलेसिया के एक शांत गांव में अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहा था। उसकी माँ इतनी ज्यादा बीमार थी कि वो बोल भी नहीं सकती थी। फिर एलेना खुद चलकर जेटा से मिलने उसके गांव जाती है। जेटा अपनी माँ के पास बैठकर रूखेपन से कहता है कि मैं अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर किसी भी मिशन पर नहीं जा सकता, मुझे अपना समय उनके साथ बिताना है। लेकिन एलेना उसको एक राज की बात बताती है, जिसको सुनकर जेटा के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। एलेना उसको एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है, जेटा 5वां एजेंट जो अभी निशाने पर है और एस्टोनिया से गायब हो गया है, उसका नाम साल्वाडोर है, लेकिन उसका असली नाम है एरिक बेना। अब ये बात सुनते ही जेटा का गला सूख जाता है और वो हैरानी से पूछता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे पिता तो तभी शहीद हो गए थे जब मैं एक छोटा बच्चा था। फिर एलेना कहती है, नहीं जेटा, तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं और इस समय उनकी जान खतरे में है। सिर्फ तुम ही उनको ढूंढ सकते हो। अब अपने पिता के जिंदा होने की खबर सुनकर जेटा का खून खोल उठता है। फिर वो तुरंत अपना सामान उठाता है और जोश भरे अंदाज में कहता है, मैं ये मिशन पूरा करूंगा और अपने पिता को ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर वो बिना देरी किए स्पेन की एम्बेसी पहुंचने के लिए एस्टोनिया के शहर टालिन की तरफ निकल जाता है। टालिन पहुंचते ही वो अपना बिना वक्त बर्बाद किए सीधा अपने बाप के कैबिन में जाता है और उस कैबिन का कोना कोना छान मारता है। लेकिन वहां की खाली मेज देखकर उसका माथा ठनक जाता है। तभी उसकी नजर वहां पर खड़ी सचिव पर पड़ती है, जो दबे पांव उसके पास आकर दबी दबी आवाज में कहती है, आपके पिता को सिगरेट तस्करी की पुरानी आदत थी, वो अक्सर ये काम छुपा कर करते थे। अब जेटा को ये बात सुनकर शक हो जाता है और वो तुरंत वहां पर पड़े सिगरेट के डब्बों को खोलने लगता है। अचानक एक डिब्बे के अंदर से एक पुरानी चाबी मिलती है। फिर जब जेटा उस चाबी को हाथ में घुमाकर देखता है तो कहता है, मैं समझ गया, ये किसी मामूली डब्बे की चाबी नहीं बल्कि किसी बड़े राज की तिजोरी की चाबी है। फिर सचिव उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? लेकिन जेटा सख्ती से कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं ये काम खुद संभाल लूंगा, मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। फिर जेटा अपने पिता की दूसरी पत्नी से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। वो औरत काफी डरी हुई थी। फिर वो रोते हुए बताती है कि मेरे पति पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे, उनको लगता था कोई हर वक्त उनका पीछा कर रहा है। फिर जेटा उनके कंधे पर हाथ रख के कहता है, मैं आपके रूम की तलाशी लेना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है? फिर कमरे में घुसते ही जेटा की नजर उस तिजोरी पर पड़ती है जिसकी उसके पास चाबी थी। फिर तिजोरी खोलने पर उसके हाथ एक इनक्रिप्टेड फ्लैश डिस्क लगती है। फिर जैसे ही वो उसको लैपटॉप में ओपन करने की कोशिश करता है तो उसके बाप का एक रिकॉर्डेड मैसेज स्क्रीन पर चलने लगता है। वीडियो में उसके पिता काफी परेशान लग रहे थे और वो कहते हैं, जेटा, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ जाओ कि सिएनागा ऑपरेशन की पूरी टीम को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। फिर वो पुरानी बातों का जिक्र करने से इनकार कर देते हैं और GPS कोऑर्डिनेट्स छोड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इन जगह पर जाओ और मेरी फैमिली की हिफाजत करो, मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ। फिर जैसे ही जेटा ये जानकारी लेकर घर से बाहर निकलता है तो एक तेज रफ्तार वाला बाइक सवार उसका बैग छीनकर फरार हो जाता है। फिर जेटा चिल्लाता है, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो बाइक सवार नहीं रुकता। फिर पूरे शहर में खतरनाक भागदौड़ शुरू हो जाती है। फिर जब वो उस बाइक सवार को पकड़ लेता है तो पता चलता है कि वो एक बेहद खूबसूरत औरत है, जो कि हेलमेट उतारकर मुस्कुराकर कहती है कि मैं कोलंबिया की एक हाई फाई खुफिया एजेंट हूँ और सब लोग मुझे अल्फा के नाम से जानते हैं।
फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ पर अल्फा बताती है कि हमारा मकसद एक ही है, हम दोनों को ही वही चाहिए जो मेरे देश की सरकार ढूंढ रही है। दरअसल 37 साल पहले हमारी जमीन पर क्या हुआ था, इसकी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे पिता ही जानते हैं। फिर उनके दोनों सीनियर्स आपस में हाथ मिला लेते हैं और अब जेटा को अल्फा के साथ ही टीम बनाकर काम करना था। फिर जेटा अपने पिता के द्वारा बताई हुई एक लोकेशन पर पहुंच जाता है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नाम का एक कब्रिस्तान था, जहां पर एरिक बेना यानी कि जेटा के पिता के नाम से एक नकली कब्र बनी हुई थी। फिर वहां पर पहुंचकर दोनों ही नजर रखने लगते हैं। तभी उनको एक सफाई कर्मचारी और एक फूल चढ़ाने वाले व्यक्ति पर शक हो जाता है। फिर जेटा अल्फा की तरफ इशारा करके कहता है, मैं इनका रास्ता रोकता हूँ और तुम भी इन पर नजर रखो। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, अचानक से हथियारों से लैस गुंडे वहां पर आकर उन पर हमला कर देते हैं। अब अपने चारों तरफ गुंडों को देखकर जेटा अपने हथियार नीचे रख देता है और गुस्से में अल्फा को कहता है, अभी इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए हमें इनके साथ जाना होगा। फिर दोनों को जबरदस्ती एक वैन में ठूस दिया जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब जेटा और अल्फा की लाइफ एक नए ही खतरे में फंस चुकी थी, लेकिन दुश्मनों के इरादे कुछ और ही थे। फिर वो अल्फा को वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनके बॉस को सिर्फ जेटा से ही मतलब था। फिर जेटा को ब्राजील की सैनिया के खुफिया ठिकाने पर ले जाया जाता है। वहां पर पहुंचते ही उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसको देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जेटा के पिता थे। फिर जेटा अपने पिता को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने बाप से गुस्सा भी था। फिर वो अपनी आंखों में नफरत लिए हुए तंज कसते हुए बोलता है कि मैं हैरान हूं कि आपकी खुफिया एजेंसी ने आपको कितनी बार नई पहचान और नए परिवार के साथ जिंदा रहने का मौका दिया, जबकि आपका असली परिवार यानी मैं और मेरी माँ आपकी झूठी मौत के साए में जिंदगी गुजारते रहे। अब ये बात सुनकर पहले तो उसके पिता नजरें झुका लेते हैं, लेकिन फिर वो सख्ती से कहते हैं, जेटा मुझे तुम्हारी नफरत से ज्यादा अब हिफाजत की जरूरत है। फिर वो ऑपरेशन सिएनागा के उन काले पन्नों को खोलना शुरू करता है जिनको अब तक दुनिया से छुपाया गया था। फिर वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए बताते हैं कि 37 साल पहले हम 5 स्पेनिश एजेंट्स को कोलंबिया भेजा गया था तिरापू का शिकार करने के लिए। तिरापू एक खतरनाक दिमाग वाला नौजवान था जो ईटीएन नाम के एक आतंकवादी समूह की सैन्य शाखा का सबसे बड़ा मोहरा था। वो बताता है कि जब स्पेन वालों ने उसका जीना हराम कर दिया तो वो भागकर कोलंबिया चला गया। फिर वहां पर पहुंचकर तिरापू ने एक ऐसा खतरनाक ट्रिपल अलायंस बनाया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उसने सीटो वाल्टर नाम के एक कोकीन माफिया और फार्क गुरिल्ला ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया। फिर वो बताते हैं कि फार्क और वाल्टर दोनों मिलकर स्पेन में ईटीए को हथियार सप्लाई किया करते थे और बदले में ईटीए उनको बॉम्ब और बारूद बनाने की पेशेवर ट्रेनिंग देता था। इस पूरे काले कारोबार की एक ही जड़ थी और उसका नाम था थियो फुरियासे, जिसको लोग ईश्वर कहकर पुकारते हैं। फुरियासे ला सिएनागा नाम के एक विशाल फार्म हाउस से अपना काला धंधा चलाया करता था। फिर एक दिन हमें उनके बारे में टिप मिली कि तिरापू, वाल्टर और फुरियासे एक ब्रीफकेस के लेन देन के लिए मिलने वाले हैं। अब हमारा मिशन एकदम साफ था कि हम उन तीनों को इस तरीके से साफ करेंगे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन तिरापू हमसे 2 कदम आगे निकला और उसने ये मीटिंग किसी उत्सव के दिन रखी जहां पर हजारों की भीड़ थी। फिर तिरापू ने मासूम बच्चों और अपनी फैमिली को अपने लिए ढाल बना लिया। अब एक गुप्त एजेंट के लिए सबसे बुरा सपना यही होता है कि किसी दूसरे देश की जमीन पर मासूम जनता की जान न चली जाए, और तिरापू को हमारी ये कमजोरी पता थी, इसीलिए वो भीड़ के पीछे छिप गया। फिर उसके पिता दर्द भरी आवाज में कहते हैं, काश मैं उस दिन वो मिशन रद्द कर देता, लेकिन हालातों ने हमें मौका ही नहीं दिया, क्योंकि तिरापू को पकड़ना स्पेन की सरकार के लिए सम्मान का सवाल बन गया था। इसलिए मिशन से पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और ऊपर से हमारे लिए तब मुश्किलें और बढ़ गई जब किसी गद्दार ने इस पूरे ऑपरेशन की खुफिया जानकारी फुरियासे के ग्रुप तक पहुंचा दी। फिर क्या था, फिर सब कुछ तहस नहस हो गया और वो दिन एक खौफनाक कत्लेआम में बदल गया। फिर वो बताते हैं कि जो लोग उस दिन बच गए थे या जिन लोगों ने उस दिन अपनों का खून बहते हुए देखा, वो लोग आज भी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। फिर जेटा एक निहायत ही खतरनाक फैसला लेता है। वो अपने पिता से कहता है कि मैं आपको लेकर सीधा बोगोटा, कोलंबिया जा रहा हूँ ताकि आप वहाँ की खुफिया डीएनआई के सामने खुद को सरेंडर कर सको। फिर उसके पिता गुस्से में कहते हैं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक खुदकुशी करने जैसा होगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि थोड़ी दूर पर अल्फा अपनी स्नाइपर गन लेकर उस पर निशाना लगाकर बैठी है।
फिर जेटा सख्त लहजे में कहता है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अल्फा की गन की नली आपकी ही तरफ है। फिर जेटा तुरंत अपने पिता को लेकर वहां से निकल जाता है और गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। फिर वहां पर मौजूद गार्ड्स उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन जेटा वहां से निकल जाता है। फिर जब वो लोग कोलंबिया के DNI ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहां पर स्पेन की ऑफिसर एलेना और DNI की सीनियर ऑफिसर डियाना पहले से ही मौजूद थी। फिर वो सल्वाडोर अंकारेज का स्वागत करती है, लेकिन जेटा को वहीं पर रोक दिया जाता है। फिर डियाना जेटा की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हुआ, अब तुम सामने वाले होटल में जाकर आराम करो। फिर जब जेटा होटल के कमरे में जाने लगता है तो उसको एहसास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल होता है, 3 लोग पहले से ही वहां पर मौजूद थे। फिर वो लोग अपना परिचय देते हैं कि हम मार्लोन फ्लाको और विव हैं, तुम्हारे पिता की गुप्त तकनीकी टीम। ये लोग दिखने में काफी अजीब और फंकी थे, लेकिन दिमाग के बहुत तेज थे। फिर मार्लोन जेटा को एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस दिखाता है और बताता है कि मैं इसको पहले ही तुम्हारे पिता के कान में लगा चुका हूँ। अब हम यहाँ पर बैठकर पूछताछ की हर एक बात को लाइव सुन सकते हैं। दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान डियाना ने सल्वाडोर के सामने 1987 के उस कत्लेआम की पुरानी और दर्दनाक तस्वीरें फेंक दी और पूछा कि क्या तुमने ही यह सब कुछ किया था। फिर सल्वाडोर उन तस्वीरों को बड़े ही ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ, मैं ही वो कमांडर था जिसने उस मनहूस दिन में गोली चलाने का हुक्म दिया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अब ये बातें सुनकर जेटा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि उसके बाप ने इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर डियाना सल्वाडोर की आंखों में देखते हुए पूछती है, तुम मुझे एक बात बताओ कि जब 5 एजेंट्स की जान खतरे में थी तो बाकी के 4 मारे गए, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे हुआ? तुम्हें सिर्फ किडनैप करने की कोशिश क्यों की गई? फिर सल्वाडोर ठंडी आह भरकर इसका भी राज खोल देता है और बताता है कि लगभग 1 महीने पहले हमारी टीम जो पहचान छुपा कर रह रही थी, उनको एक व्यक्ति ने अपने जाल में फंसा लिया। वो खुद को एक पत्रकार बताता था, लेकिन उसको ऑपरेशन सिएनागा की हर एक बारीकी पता थी। फिर उसने हमें धोखे से एक जगह पर बुलाया ताकि वो हमारी पहचान कर सके और एक एक करके हमारा शिकार किया जा सके। तभी होटल रूम में बैठा मार्लोन अचानक से उछल पड़ता है और अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जेटा, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि इस समय उनकी बातें कोई और भी सुन रहा है और वो जो कोई भी है वो इस समय इसी होटल के ऊपर वाली मंजिलों में छुपा है। फिर जेटा अपनी गन निकालता है और कहता है, मैं अभी देख कर आता हूँ कि वो साला है कौन। फिर वो तुरंत अपने ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर सिर्फ कुछ कंप्यूटर और मशीनें थी जो संकेत भेज रही थी। इतने में मार्लोन भी तुरंत IP एड्रेस का पता लगा लेता है और हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, जेटा, ये सिग्नल सीधा मेडेलिन के ला सिएनागा से आ रहा है और जरूर इसके पीछे एस्टेबन फुरियासे का हाथ होगा, जो कि थियो फुरियासे का बेटा है। उसका बाप उसी 37 साल पुराने कत्लेआम में मारा गया था। फिर मार्लोन तुरंत ये बात सल्वाडोर के कान में लगे डिवाइस में भी बता देता है, जिसको सुनकर सल्वाडोर डियाना और एलिना की तरफ देखकर कहता है कि इस कमरे में एस्टेबन का एक जासूस भी बैठा है जो हमारी सारी बातें उस तक पहुंचा रहा है। फिर मार्लोन उस गद्दार के कान में लगे डिवाइस पर एक तेज ध्वनि तरंग छोड़ देता है, जिसके कारण उसके कान में एक जोर से आवाज आने लगती है और उसका भंडा फूट जाता है। फिर डियाना बताती है कि हमने पहले से ही एस्टेबन का कंप्यूटर हैक कर लिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही नाम निकलकर बाहर आया और वो है ईएल। अब सल्वाडोर का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब ये ईएल कौन था, ये जानने के लिए सब लोग बेचैन थे। फिर डियाना सल्वाडोर को बताती है कि तुम्हारा साथी एंड्रेस मारा गया और अभी अभी हमें उसकी लाश मिली है। अब ये बात सुनकर सल्वाडोर डियाना की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अब मैं अपना मुंह तभी खोलूंगा जब मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्शन मिलेगी, वो भी लिखित रूप में। मैं जानता हूँ कि एस्टेबन फुरियासे कानून से भी ऊपर है, लेकिन अगर तुम उसके ला सिएनागा वाले किले को धूल में मिला दोगी तो ही मैं अपनी जुबान खोलूंगा, यानी कि ईएल के बारे में बताऊंगा। फिर पूछताछ खत्म होने के बाद सल्वाडोर कमरे में खड़े एक सुरक्षा गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सबसे पहले इस गद्दार को यहाँ से बाहर फेंको, यही एस्टेबन का खुफिया आदमी है। फिर जेटा और एलिना सल्वाडोर को कोने में ले जाकर पूछती है कि बताओ ईएल कौन है। सल्वाडोर धीरे से कहता है, एलिना, तुम जिसको एक मर्द समझ रही हो, वो ईएल दरअसल एक औरत है और वो हमारी टीम की सबसे वफादार एजेंट थी, जिसने तिरापू को हमारे हवाले करने के लिए ऐसी कुर्बानी दी थी
जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। फिर वो एलेना को चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कोलंबिया की सरकार के ऊपर दबाव डालना कि वो एस्टेबन फुरियासे का नामो निशान तक मिटा दे। लेकिन एलेना को सिर्फ 2 ही चीजों से मतलब था, एक था एस्टेबन के खिलाफ सबूत और दूसरा अपना करियर। फिर वो सब मिलकर एक खतरनाक मिशन का प्लान बनाते हैं। सल्वाडोर, एलेना और मार्लन की टेक्निकल टीम एक फैसला करती है कि वो सीधा एस्टेबन के किले ला सिएनागा में घुसेंगे। फिर मार्लन अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहता है कि मैं वहां के एक ऑफिसर को रिश्वत दे चुका हूं, वो ठीक 15 मिनट के लिए पूरे इलाके की बिजली काट देगा। जेटा, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही वक्त होगा। फिर जैसे ही लाइट कट होती है तो चारों तरफ गुप्त अंधेरा हो जाता है। फिर जेटा और अल्फा बिजली की रफ्तार से ला सिएनागा की दीवारों को लांघकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब एस्टेबान को भी पहले से ही खतरे का एहसास हो गया था। फिर वो डर के मारे अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि मेरे बच्चों और मेरी पत्नी को सेफ रूम में ले जाओ, जल्दी करो, वो लोग अंदर आ चुके हैं। फिर अंधेरे में चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। जेटा तेजी से एस्टेबन के रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक दूसरे कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। जब जेटा वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि अल्फा ने पहले ही एस्टेबन को ढेर कर दिया और इस समय एस्टेबन तड़प रहा था। फिर अल्फा कहती है कि मैंने इसको अपनी हिफाजत में मारा है क्योंकि ये मुझ पर हमला करने वाला था। अब जेटा का गुस्सा आसमान छू जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, अल्फा तुमने ये क्या किया? हमें ये जिंदा चाहिए था। अब हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन ये बहस करने का वक्त नहीं था क्योंकि एस्टेबन की बैकअप फोर्स किसी भी समय यहाँ पर पहुँचने वाली थी। फिर मार्लन रेडियो पर चिल्लाकर कहता है, जेटा वहाँ से तुरंत निकलो क्योंकि बहुत सारे हथियारबंद लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। फिर वो दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर ताबड़तोड़ गोलियों के बीच से होते हुए अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। फिर जब वो डीएनआई ऑफिस में पहुंचते हैं तो एलेना गुस्से में लाल पीली हो जाती है और वो अल्फा पर चिल्लाकर कहती है कि तुमने हमारा सबसे बड़ा टारगेट मार दिया, अब हमें सच्चाई तक कौन पहुंचाएगा? अब क्योंकि एस्टेबन मारा जा चुका था इसलिए सल्वाडोर के पास भी एल यानी कि कैसियल का राज छुपाने का कोई भी बहाना नहीं बचा था। फिर जेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ता है और आंखों में देखते हुए कहता है, अब बहुत हो गया, अभी की अभी मुझे बताओ कि ये कासियल कौन है और उस दिन सिएनागा में क्या हुआ था। फिर सल्वाडोर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि जेटा कासियल कोई मर्द नहीं बल्कि एक स्पेनिश पुलिस ऑफिसर थी जिसका नाम सारा वरेला था। सारा को इंटेलिजेंस ने इसलिए चुना क्योंकि उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। उसके पिता जो कि एक सिविल गार्ड थे, उनको तिरापू ने बेरहमी से मार दिया था। अब अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए सारा किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। फिर वो बताता है कि सारा को कोलंबिया भेज दिया गया और वहां उसने अपनी पहचान बदल ली और एक नई पहचान के साथ आना वास्केस बन गई। हमने ही उसको कोड नेम दिया था कासियल, जो हमारे 6 एजेंट्स के नाम के पहले अक्षर से मिलाकर बना था। सारा ने अपनी खूबसूरत शख्सियत का इस्तेमाल किया और एस्टेबन के बाप थियो फुरियासे को अपने जाल में फंसा लिया। थियो उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि सारा को उसकी हर खुफिया रिपोर्ट और हथियारों से लेन देन की खबर मिलने लगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि उस दिन सारा थियो के स्टडी रूम में घुस गई ताकि वो तिरापो की मीटिंग की सही लोकेशन जान सके। लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथों से एक हाथी दांत टूट गया। सारा ने सोचा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा, इसलिए उसने उस मीटिंग की खबर हमें दे दी जो कि एक त्योहार के दिन होनी थी। लेकिन थियो ने भी अपने कमरे में वो हाथी दांत का टूटा हुआ टुकड़ा देख लिया और जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसको पता चला कि सारा ने उसको धोखा दिया है। अब सारा का राज खुलते ही हमारा पूरा ऑपरेशन मिट्टी में मिल गया और तिरापू वहां से भाग निकला। अब सारा की जान खतरे में थी, इसलिए जब उसने अपने बचाव में गोली चलाई तो बदले में फुरियासे के गार्ड ने मासूम जनता पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वो मनहूस दिन मासूमों के कत्लेआम में बदल गया। फिर सल्वाडोर जेटा की तरफ देखते हुए कहता है कि जब हम स्पेन वापस आए तो मैं और सारा एक साथ रहने लगे। हमने शादी कर ली और हमारा एक बेटा भी हुआ। फिर जेटा ने हैरानी से पूछा कि आपके कहने का मतलब क्या है, कौन है आपका बेटा? फिर सल्वाडोर रोते हुए बताता है कि वो तुम हो, सारा तुम्हारी ही माँ थी। ये बात सुनकर जेटा सुन्न हो जाता है क्योंकि उसको हमेशा ही लगा था कि उसकी माँ एक मामूली बीमार औरत है, जबकि वो तो एक टॉप सीक्रेट एजेंट थी। फिर वो गुस्से में पूछता है कि आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? आपने मेरी पूरी जिंदगी इतने बड़े झूठ में झोंक दी। फिर वो गुस्से में आकर अपने पिता का कॉलर पकड़ लेता है और उनको दीवार के साथ लगा देता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, तुमने मेरी माँ की पूरी जिंदगी मिट्टी में मिला दी और जिस बीमार और बेबस औरत को मैं माँ समझता रहा वो तुम्हारे इस गंदे खेल का सबसे बड़ा मोहरा थी।
फिर वहां पर मौजूद लोग उन दोनों को अलग कर देते हैं। तभी एल्फा आगे बढ़ती है और सल्वाडोर से पूछती है कि सारा आखिर है कहाँ, क्योंकि उस दिन कोलंबिया में पहली गोली उसी ने चलाई थी और वही इस सारी तबाही की जिम्मेदार है। अब मुझे उसका पता चाहिए। फिर सल्वाडोर बताता है कि जब हमारा बेटा 1 साल का था तब स्पेनिश इंटेलिजेंस को खबर मिली कि कोलंबिया सरकार उस दिन के कत्लेआम का बदला लेने के लिए सभी एजेंट्स को ढूंढ रही है। फिर अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए उन्होंने हमारी मौत की झूठी खबर फैला दी। सारा की पहचान बदलकर पिलार रख दी गई और मैं एरिक बायना से सल्वाडोर अंकारेज बन गया, लेकिन हम दोनों को अलग होना पड़ा। उस दिन के बाद से मेरा अपनी पत्नी और बेटे से कोई भी वास्ता नहीं रहा। अब एक के बाद एक ऐसी बातें सुन सुनकर जेटा सदमे में ही जाता जा रहा था। फिर वो जल्दी से एलेना के पास जाता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। फिर एलेना फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारा बाप सच बोल रहा है। हमारे पास वो सभी पेपर्स हैं जो साबित करते हैं कि तुम्हारी माँ ही एक सीक्रेट एजेंट कासियल थी और वो कोई मामूली औरत नहीं थी बल्कि एक ट्रेंड किलर थी। इतने में वहां पर कोलंबिया की इंटेलिजेंस बॉस डियाना दाखिल होती है। फिर एलेना उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि मैं सल्वाडोर को वापस स्पेन ले जा रही हूँ, क्योंकि हमें इस केस की आखिरी कड़ी कासियल को ढूंढना है और अगर तुमने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करी तो ये 2 देशों के बीच में एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। फिर डियाना थोड़ी देर सोचती है और उसके आगे एक शर्त रखती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी एजेंट अल्फा तुम्हारे साथ जाएगी ताकि वो इस पूरी जांच पर नजर रख सके। अगले सीन में हम देखते हैं हंगर में प्लेन के पास सल्वाडोर फिर से जेटा से मिलता है और बताता है कि जेटा उस खूनी मंजर के बाद तुम्हारी माँ खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाई। हम हर रोज झगड़ते थे क्योंकि वो सदमे में थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उसकी लाइफ से दूर चला जाऊं, लेकिन फिर उसने ही मुझे फोन करके कहा कि मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊं। उसने तुमसे झूठ कहा कि मैं मर चुका हूं ताकि तुम इस गंदे अतीत से दूर रहो, और मैंने भी उसकी बात मानी, लेकिन मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे पास था। मैं दुनिया के कोने कोने से तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड भेजता रहा जो समय समय पर तुम्हें मिलते थे। फिर जेटा एलेना को चेतावनी देता है कि इस समय मेरी माँ बहुत ही बीमार है, अगर तुमने उनको परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर एलेना भी उससे वादा करती है कि मैं कासियल की पहचान को सुरक्षित रखूंगी। लेकिन प्लेन में बैठने से पहले सल्वाडोर दबे पांव जेटा के पास आता है और कान में कहता है जेटा एलेना को सब कुछ नहीं पता, वो एक गलती कर रही है क्योंकि तुम्हारी माँ अभी भी खतरे में है और सिर्फ तुम ही उनको बचा सकते हो। अब ये बात पता चलने के बाद जेटा भी चौकन्ना हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। अब इस हमले में सल्वाडोर खून से लथपथ नीचे गिर जाता है जैसे यही उसका आखिरी पल हो। तभी अल्फा बिना वक्त गवाए अपनी गन निकालती है और उस दिशा में भागती है जिस दिशा से गोली चली थी। लेकिन असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है, क्योंकि सल्वाडोर पर गोली चलाने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि खुद अल्फा ने दिया था। अब वो इतनी मक्कारी से खेल खेल रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इसका मकसद सल्वाडोर और जेटा की बातों को रिकॉर्ड करना था ताकि वो जेटा की माँ का ठिकाना जान सके, लेकिन वो इस काम में नाकाम रही। फिर वो गुस्से में आकर अपने उस भाड़े के कातिल को बेरहमी से मार डालती है और बाकी लोगों के सामने ऐसा नाटक करती है जैसे उसने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। फिर अपने पिता के फ्यूनरल के बाद जेटा टूटे हुए दिल के साथ अपने पुराने घर गैलिसिया में वापस लौट आता है और अपनी बीमार माँ के पास आकर बैठ जाता है। तभी रात को जैसे ही उसकी माँ की देखभाल करने वाली नर्स आती है तो जेटा को एहसास होता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। फिर वो तुरंत अपनी गन निकालता है और अंधेरे में निशाना साधता है। अब उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अल्फा खड़ी थी। फिर जेटा गुस्से में कहता है, मैं जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगी, अब क्या तुम अपना असली मकसद बताओगी? फिर अल्फा भी अपने चेहरे से शराफत का नकाब उतारकर फेंक देती है और कबूल कर लेती है कि मैं ना ही कोलंबिया के लिए काम करती हूँ और ना ही फुरियासे के लिए, बल्कि मैं ही वो पत्रकार थी जिसने तुम्हारे बाप और साथियों को जाल में फंसाया था। मैंने कासियल का नाम सिर्फ तुम लोगों को बाहर निकालने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। मेरा असली नाम एनारा है। इस समय एनारा की आंखों में नफरत थी और वो बताती है कि सालों पहले उस फेस्टिवल में क्या हुआ था। उस समय वो एक नन्ही सी बच्ची हुआ करती थी जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा और उन पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। फिर मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही मकसद के लिए गुजार दी, अपने माता पिता के कातिलों से इंतकाम लेना। फिर जेटा उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत मिन्नतें भी करता है कि एनारा अब ये खून खराबा बंद कर दो क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब मेरी माँ सिर्फ एक बीमार औरत है जो कि कभी भी मर सकती है, प्लीज उनको माफ कर दो।
लेकिन एनारा के सर पर खून सवार था। फिर जैसे ही जेटा का ध्यान भटकता है, वो जेटा पर भी हमला कर देती है और तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है जहां पर उसकी मां लेटी हुई थी। फिर वो उनके ऊपर गन तान कर कहती है, आज तो मैं तेरा किस्सा खत्म करके ही मानूंगी। तभी जेटा अचानक से खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। फिर वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए एनारा पर गोली चला देता है और एनारा वहीं पर ढेर हो जाती है और इस इंतकाम की आग का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। अब इस भागदौड़ और खून खराबे के बाद जेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, मैं आपको हमेशा बचाऊंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। फिर वो अपने पिता की आखिरी निशानी यानी कि वो डायरी खोलकर देखता है जिसमें लिखा हुआ था, कुछ गुनाह कभी भी धुलते नहीं, लेकिन कुछ रिश्ते उन गुनाहों से भी बड़े होते हैं। और इसी के साथ एजेंट जेटा की यह दास्तान खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल जेटा ने उस अंधेरे कमरे में जब एनारा पर निशाना साधा तो उसने एनारा को जान से नहीं मारा क्योंकि वो और खून नहीं बहाना चाहता था। फिर वो एनारा को कहता है कि ये तुम्हारी इंतकाम की आग हम सबको जलाकर राख कर देगी। फिर वो जख्मी एनारा को उठाता है और घर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक लेकर जाता है। फिर वो डॉक्टर को कहता है कि इसका ख्याल रखना, इसको जिंदा रहना होगा ताकि ये देख सके कि माफी इंतकाम से बड़ी होती है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर जेटा सीधा मार्लन से मिलने के लिए पहुंच जाता है जो अपना बैग पैक करके कार्टाजेना की छुट्टियों पर निकलने की तैयारी कर रहा था। फिर मार्लन एक शरारती मुस्कुराहट के साथ जेटा की तरफ देखता है और तभी एक बड़ा राज खुलता है, यानी कि सल्वाडोर की जो मौत हमने हंगर में देखी थी वो दरअसल एक धोखा था, जो कि सल्वाडोर ने खुद मार्लन के साथ मिलकर अपनी मौत का पूरा नाटक किया था ताकि दुनिया की नजरों में वो हमेशा के लिए मर जाए और बाकी की जिंदगी चैन से जी सके। फिर मार्लन जेटा को एक कागज की पर्ची देता है और कहता है, जेटा तुम्हारे पापा ने कहा था जब सही वक्त आए तो मैं ये तुम्हें दे दूं, जाओ वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर जेटा जल्दी ही उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसके पिता बिल्कुल सही सलामत खड़े थे। फिर सल्वाडोर जेटा के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं जानता था तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। और इसी के साथ एजेंट जेटा की ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी बड़े ही ध्यान से देखी है तो आपको इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिले होंगे। ये मूवी देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।